हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिस्टोग्राफी की श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारा गुर्जर प्रतिहार चल रहा था, उस गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत हम एक नए शासक को लेके आए हैं। हम वत्सराज तक बात कर चुके थे और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय जिसका समय काल 795 से लेकर 833 ईस्वी माना जाता है। नागभट्ट द्वितीय के संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो नागभट्ट द्वितीय वत्सराज और सुंदर देवी का पुत्र था। एक बड़ा प्रतापी शासक था, पहला शासक माना जाता है जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जिसकी जानकारी हमें बकुल अभिलेख से मिलती है। यहाँ पर हम इस नागभट्ट द्वितीय के गौरवपूर्ण जीवन पर अगर हम साक्ष्य से बात करें तो क्यों नागभट्ट द्वितीय महत्वपूर्ण माना जाता है इतिहास के रेफरेंस में भी। और जनरली अगर हम गुर्जर प्रतिहार के राजनीतिक विस्तार की बात करें तो उसे जो वत्सराज द्वारा एक विस्तार शुरू किया गया था, उसकी सही तरीके से रूपरेखा रखने में सबसे बड़ा योगदान नागभट्ट द्वितीय का माना जाता है। नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उस समय का जो राजनीतिक विस्तार था वह किस तरीके से था, अगर हम उस पर बात करें तो यहाँ पर आपका जो ये कन्नौज था और इस कन्नौज सेक्टर में बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था और भारतीय राजनीति का एक केंद्र बिंदु बना जाता था हर्षवर्धन के बाद। और इसी कन्नौज को लेकर हम पहले बात कर चुके हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अब उसके अलावा आपका जो ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र था, इस पश्चिमी क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहार और आपके दक्षिण भारत में बात करें तो राष्ट्रकूट और पूर्वी भारत में बात करें तो पाल शासक। ये तीन शक्तियां थी और इन्हीं तीन शक्तियों के बीच में इस कन्नौज को लेकर आपस में संघर्ष हो रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार थे, इस गुर्जर प्रतिहार का इस काल में जो शासक था उसका नाम नागभट्ट द्वितीय था और जो वह था गोविंद तृतीय। और जो पाल शासक में जो नाम आता है वह था धर्मपाल। ये है उस समय भारत का राजनीतिक परिदृश्य माना जाता था। आप अगर यहाँ पर बात करें तो आपका भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंध राज्य आगे तक विस्तारित था। और यहाँ पर इनका जो गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था सुल्तान बेग वारिस। यह इस सिंध क्षेत्र का एक गवर्नर के रूप में था जो उमैयद खलीफा थे उसके अंतर्गत यहाँ सिंध पर शासन करता था। ये उस समय का राजनीतिक विस्तार था। और इस राजनीतिक विस्तार में बात करें तो नागभट्ट द्वितीय ने अपना एक भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। यहाँ पर पहली तो चीज़ जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि वत्सराज के पद चिन्हों पर चलते हुए नागभट्ट ने कन्नौज के चक्रा युद्ध को पराजित करके यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की। और इसकी जो हमें जानकारी है वह जानकारी हमें प्राप्त होती है बकुला अभिलेख से। बकुला अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर या कान्यगुप्त पर आक्रमण करके वहाँ के शासक चक्रा युद्ध को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उपाधि धारण की। तो यानी कि एक तो हमें यहाँ से इसकी राजधानी जो कन्नौज बनी कुछ समय के लिए उसकी जानकारी मिलती है, और दूसरा इसने जो उपाधि धारण की वह महाराजाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि थी वह उसने जो धारण की उसके बारे में हमें जानकारी इस बकुला अभिलेख से प्राप्त होती है। लेकिन जब ऐसी स्थिति थी तो उस दौरान यहाँ पर उत्तर भारत पर इस दक्षिण भारत जो राष्ट्रकूट शासक था इसका अभियान होता है। और इस अभियान के दौरान ये जो गोविंद तृतीय था ये गुजरात और मालवा को जीतते हुए कन्नौज तक आता है और कन्नौज पर आकर यहाँ पर नागभट्ट द्वितीय को पराजित करता है और नागभट्ट को वापस आपके उज्जैन भागना पड़ता है। यानी कि इनकी जो राजधानियाँ थी वो राजधानियाँ जो ग्वालियर, उज्जैन और जालोर मानी जाती है, तो इसे वापस उज्जैन आना पड़ता है और कन्नौज पर कुछ समय के लिए गोविंद तृतीय का अधिकार स्थापित हो जाता है।
बाद में गोविंद तत्ते तो यहाँ पर एक तरीके से आक्रमण के मूड में आए हुए थे और गोविंद तत्ते ने वापस जाते हुए वापस मालवा और गुजरात होते हुए वापस गोविंद तत्ते महाराष्ट्र चले जाते और उसके बाद मौका देखकर जो धर्मपाल का सहयोगी था चक्रायुध उसे धर्मपाल ने वापस कन्नौज का शासक बना दिया। लेकिन वापस पुनः मौका देखकर नागभट्ट वापस कन्नौज पर आक्रमण करेगा और धर्मपाल को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बना देगा। तो यह आपके त्रिपक्षीय संघर्ष का एक केंद्र माना जाता है कि जो ये कन्नौज था, इस त्रिपक्षीय संघर्ष का जो केंद्र, इसको लेकर इन तीन शक्तियों के बीच में भी यहाँ पर भी संघर्ष होता है। वहाँ पर हम वत्सराज के काल में देख चुके थे और यहाँ पर भी इनके बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है। यह त्रिपक्षीय संघर्ष में नागभट्ट द्वितीय का योगदान माना जाता है। अब हम अगर नागभट्ट द्वितीय के काल में जो भारत पर विदेशी आक्रमण है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत पर इस समय जो मुस्लिम आक्रमण होता है, उस मुस्लिम आक्रमण के दौरान जो मुस्लिम खलीफा हुआ करते थे वह उमैयद वंश के हुआ करते थे और उनके द्वारा उनका एक प्रतिनिधि सुल्तान बेग वारिस होता है। और इस सुल्तान बेग वारिस को नागभट्ट द्वितीय के दो प्रतिनिधियों ने 2 बार पराजित किया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली बार जो पराजित किया वह आपके गोविंदराज चौहान के द्वारा पहले सुल्तान बेग वारिस को पराजित किया जाता है और पराजित करने के बाद दोबारा पुनः गुर्जर प्रतिहारों के जो प्रतिनिधि था जिसका नाम था खुमान द्वितीय के द्वारा भी वापस इसे सुल्तान बेग को पराजित किया जाता है और इस प्रकार इन मुस्लिम आक्रमणों को कुछ समय के लिए भारत में प्रवेश के लिए रोका जाता है। तो इस प्रकार विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का काम भी आपके नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में हुआ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो प्रतिनिधि थे, 2 प्रतिनिधियों के यहाँ पे नाम आते हैं, गोविंदराज और खुमान द्वितीय। यहाँ पर गोविंदराज का जो संबंध है चौहानों से माना जाता है और खुमान का जो संबंध माना जाता है गुहिलोत वंश यानी कि गुहिल वंश से माना जाता है, जिससे ये साबित होता है कि जो राजस्थान के राजपूत वंश था वह भी गुर्जर प्रतिहार के एज ए सामंत के रूप में काम करते थे और इसी के जो दरबार था, जिसे नागभट्ट द्वितीय के दरबार को भी आप नागांव लोक का दरबार कहते थे, वहाँ पर ये सामंत निवास करते थे। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करें तो नागभट्ट द्वितीय का जो विस्तार है, राजनीतिक विस्तार, वो कहाँ तक माना जाता है, तो उस पर अगर हम बात करें तो ग्वालियर अभिलेख जो है, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कस मिहिर भोज के काल में करेंगे, इस ग्वालियर अभिलेख से इसके राजनीतिक विस्तार की हमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ग्वालियर अभिलेख है, यह ग्वालियर अभिलेख हमें जानकारी देता है कि नागभट्ट द्वितीय का जो राजनीतिक विस्तार है वह किन किन क्षेत्रों पे था और उन्हें किस नाम से के संबोधित किया गया है। तो अगर हम बात करें तो आपके जो कच्छ का उत्तरी कच्छ वाला सेक्टर है, इस उत्तरी कच्छ वाले सेक्टर को संबोधित किया गया है आनर्त के नाम से, कि आनर्त जिसे आप उत्तरी कच्छ या खाटियावाड़ का क्षेत्र के संबोधित करते थे। यह भी आपके नागभट्ट द्वितीय के राजनीतिक या इसके भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत माना जाता था। यहाँ पर जो हिमालय क्षेत्र है, इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई एक राज्य था जिसका नाम किरात, जिसे किरात कहा गया था, जो हिमालय क्षेत्र का कोई एक राज्य माना जाता था। निश्चित नहीं था कि कौन सा था, लेकिन
ये कहा जाता था कि किरात हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत माना गया कोई क्षेत्र था। उसके अलावा आपके इस क्षेत्र में तुरुस्क के नाम से कोई एक क्षेत्र प्रसिद्ध था, और इस तुरुस्क का जो संबंध है इसे मुस्लिम राज्य जो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित था उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पूर्वी राजस्थान का एक मत्स्य क्षेत्र था, वो मत्स्य क्षेत्र भी गुर्जर प्रतिहारों को की अधीनता में हुआ करता था, जो कि पूर्वी राजस्थान का एक हिस्सा है। उसके अलावा आपके मध्य एमपी यानी कि मालवा का क्षेत्र, और मालवा के अलावा आपके जो कौसाम्बी था, वो कौसाम्बी जिसे आप वत्स राज्य कहते थे, ये वत्स राज्य भी इसी की अधीनता में था। तो इस प्रकार ग्वालियर अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अनार्थ, तुरुस्क, किरात, मत्स्य, मालवा और वत्स जो क्षेत्र थे वह गुर्जर प्रतिहार यानी कि नागभट्ट द्वितीय के अधीनता में हुआ करते थे। यहाँ पर इन क्षेत्र के राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, जबकि चौहान, गुहिल, परमार के जो परमार वंशी जो शासक थे वह नागावलोक के दरबारी थे, यानी कि अजय सामंत के रूप में वहाँ पर शासन करते थे। तो इस प्रकार ये आपका नागभट्ट द्वितीय था। नागभट्ट द्वितीय के जीवन के अंत किस प्रकार हुआ, इसको लेकर अलग अलग किंवदंतियाँ प्रचलित थे। ये कहा जाता है कि अंत में इसने अपना राज्य अपने पुत्र रामभद्र को सौंपकर गंगा नदी में जल समाधि ले ली और अपने जीवन का त्याग कर दिया। इस प्रकार हमें इस नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। नागभट्ट द्वितीय ने अपने पिता द्वारा जो शुरू किया गया कन्नौज को लेकर एक संघर्ष था उसे बनाए रखा, और कन्नौज को पहली बार राजधानी बनाई, चाहे वो अस्थायी राजधानी रही, लेकिन उसे एक राजधानी के रूप में स्थापित करने का जो उसके पिता का स्वप्न था उसे नागभट्ट द्वितीय कंप्लीट करता है। अगली क्लास में हम मिहिर भोज के बारे में बात करेंगे, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रमुख और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। थैंक यू।